हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो? बच्चों, आज हम कक्षा 8 में अगला चैप्टर पढ़ेंगे, वर्ण विचार। सबसे पहले हम देखेंगे डालमिया कोर प्रोमिसेस, अर्थात डालमिया बुनियादी मूल्य। ओपन माइंडेडनेस, खुला दिमाग। नवीन विचारों और विभिन्न दृष्टिकोण वाले लोगों पर विचार करने या प्राप्त करने के लिए तैयार रहना। नए अनुभवों, विचारों और लोगों के लिए लचीला और अनुकूल होना। खुले दिमाग से अपनी सोच और विचारों का विस्तार करके उन्हें लचीला बनाकर नई सोच एवं तर्क शक्ति को विकसित करना। अर्थात हमें अपनी सोच और विचारों का हमेशा विस्तार करते रहना है, उसे लचीला बनाना है। जहां से भी हमें कुछ नए विचार मिले, नई सोच मिले, अगर वह अच्छी है तो हमें उसे अपनाना है। दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट, जिसे कहा जाता है विकास की मानसिकता। विद्यार्थियों की बुद्धि को अपने प्रयास से विकसित किया जा सकता है, क्योंकि सभी के पास एक जैसी बुद्धि नहीं होती। हर कोई सीख सकता है। विकास की मानसिकता बच्चों को उनके प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, जिससे वे स्मार्ट दिखने की बजाय स्मार्ट बनने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र है। अर्थात हमें अपने बुद्धि का हमेशा विकास करते रहना चाहिए, नए नए कुशलता प्राप्त करना चाहिए। हमेशा अभ्यास करके जैसे भी हमारे पास बुद्धि है, उसको हमें ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहिए। चलिए अब पाठ पढ़ते हैं। अपना पाठ है वर्ण विचार। बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है वर्ण, और वर्ण के हम और टुकड़े या खंड नहीं कर सकते। जैसे हम नीचे एक उदाहरण दिया गया है, स, आ, ग, अ, र, अ। इससे मिलकर बना है सागर। जैसे स के हम और टुकड़े नहीं कर सकते, आ के हम और टुकड़े नहीं कर सकते। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या सबसे छोटी इकाई है वर्ण। और जैसा आपको पता है कि वर्ण से ही शब्द बनते हैं। जैसे हमने छोटे छोटे वर्ण से ही हमने क्या बनाया है, शब्द बना दिया है सागर, और इसी को ही मिला के हम कोई वाक्य बना सकते हैं। अगला है वर्णमाला। किसी भी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, क्रमबद्ध किसे कहा जाता है? जो क्रम से चलते हैं, जो लाइन से चलते हैं। अर्थात जैसे क्रम बना हुआ है कि आ के बाद में आ आएगा, ई के बाद में ई आएगा, तो ये कहा जाता है क्रमबद्ध समूह। मतलब सीरियल से ही हमें चलना है, जिसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वर्णों का एक निश्चित समूह है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद। जैसा बच्चों आप सबको पता है कि वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। सबसे पहले हम देखेंगे स्वर, कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो हवा है वह मुंह में बिना रुके बाहर निकलती है। अर्थात जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो जो हवा है वो बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकल जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। और स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के किया जाता है। और हिंदी में स्वर कितने हैं? 11 होते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो यह 11 स्वर हैं। अब देखिए स्वर के भेद। सबसे पहला स्वर है अपना ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें कहा जाता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। अ, ई, उ और री। ये क्या है? ह्रस्व स्वर है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमें कम समय लगता है। फिर दूसरा है अपना दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब होता है बड़ा।
तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग दोगुना समय लगे, मतलब जितना हमें ह्रस्व स्वर को बोलने में लग रहा है उससे दुगुना समय हमें क्या है, दीर्घ स्वर को बोलने में लगता है। और दीर्घ स्वर अपने कितने होते हैं, 7। जैसे अभी मैंने बताया कि अपने स्वर 11 होते हैं, तो 4 तो अपने ह्रस्व स्वर हो गए हैं और 7 अपने क्या हो गए हैं, दीर्घ स्वर हो गए हैं। जैसे दीर्घ स्वर देखिए, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो इसमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय हमें लग रहा है, उससे ज्यादा समय हमें लग रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर कहा जाता है। फिर तीसरे अपना जो स्वर है वो होते हैं प्लूत स्वर। प्लूत स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें ह्रस्व स्वर से भी 3 गुना अधिक समय लगता है, पर इसका जो प्रयोग है प्राय हम शब्दों में नहीं करते हैं। इसका प्रयोग हम जब किसी को पुकारते हैं, जोर से कोई गाना गाते हैं या रोने के समय ही इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके आगे हम लोग हिंदी की गिनती का 3 भी लिखते हैं, या कई बार हम लोग एस, जो अंग्रेजी का एस है वो भी लिखते हैं। जैसे देखिए, ओम, भैया, काका, ओम। तो इस प्रकार से इसमें 2 तरह के हम लोग इसकी पहचान कर सकते हैं। या तो हम लोग हिंदी का गिनती का अंक 3 भी लिख सकते हैं, या इसमें हम लोग एस भी लगा सकते हैं। दोनों ही तरह से इसकी पहचान की जा सकती है। फिर आगे देखिए, अनुस्वार। अनुस्वार का जो चिन्ह बिंदु होता है, जैसे आप देख रहे हैं, इसका जो चिन्ह बिंदु है वह क्या है, एक बिंदी के रूप में है। और अनुस्वार का जो उच्चारण है वह नाक से किया जाता है। जैसे हंस, अंश, कंस। तो इस प्रकार से अनुस्वार का जो चिन्ह बिंदु है वो एक बिंदु के रूप में आएगा, जैसे बिंदु पे भी मैंने लगा रखा है, और इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। और उसका अगला है अनुनासिक। अनुनासिक का जो चिन्ह है, जैसे आप